लिन फेगियन अपने गांव की आदतों को क्योटो लेकर आई थी और नए साल की पूर्व संध्या से 2 रात पहले ढेर सारे पकौड़े बनाए थे जिन्हें नए साल की पूर्व संध्या और साल के पहले दिन खाया जाना था। ठंड थी इसलिए पकौड़े खराब नहीं हुए। पहले चीनी नव वर्ष के दौरान पकौड़ी बनाना परिवार के लिए सबसे खुशी का पल होता था। तीनों बच्चे उसकी मदद करते थे, परिवार आपस में बातें करता और हंसता था, लेकिन अब ये समय विशेष रूप से ठंडा और अकेलापन भरा लगता था। आखिरकार वह एक माँ थी और सी चेन को स्टाफ क्वार्टर में अकेले नव वर्ष मनाते देखकर उसका दिल दुख रहा था। वह सोच रही थी कि कल उसे कुछ पकौड़ी भेज दे ताकि माँ बेटे के रिश्ते में थोड़ी नरमी आ सके। अपने बड़े बेटे के साथ उसकी बहस कितनी भी तीखी क्यों न हो, अपने दिल की गहराई में वह कभी भी उससे संबंध तोड़ना नहीं चाहती थी। वो तुम्हें अपनी माँ तक नहीं मानता, तुम उसकी परवाह क्यों करती हो? सी श्याओहुई ने आंखें घुमाई और मन ही मन सोचने लगी कि उसकी माँ हमेशा उसके बड़े भाई को ज्यादा प्यार करती है। भले ही वो माँ बेटे का रिश्ता पूरी तरह तोड़ना चाहता हो, फिर भी उसकी माँ उसकी चिंता करती है। आखिरकार वह तुम्हारा बड़ा भाई है, वह बच्चा जिसे मैंने 10 महीने तक अपनी कोख में पाला, लिन फेगियंग ने कहा। लिन फेगियंग के ऐसा कहने के बाद सी श्याओहुई ने और कुछ नहीं कहा। तारांकन। पिछले साल सी चेन को नववर्ष के दौरान काम करना पड़ा और उन्हें आराम नहीं मिला, इसलिए इस साल उन्हें छुट्टी के लिए 2 दिन का अवकाश मिला। नव वर्ष की पूर्व संध्या से लेकर नव वर्ष के दूसरे दिन तक वे काम पर नहीं गए और तीसरे दिन उन्हें काम पर लौटना पड़ा। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर नाश्ता करने के बाद सभी ने चर्चा की और दुकान और कर्मचारी क्वार्टर में वसंत उत्सव के दोहे लगाने का निर्णय लिया। टोंग याओ और सी चेन दुकान में वसंत महोत्सव के दोहे चिपकाते थे, जबकि टोंग याओहुई और वेन यून उन्हें कर्मचारियों के क्वार्टर में चिपकाते थे। टोंग याओ और सी चेन पहले शाखा की दुकान में दोहे चिपकाने गए और अंत में स्कूल के पास वाली मिल्क टी की दुकान पर गए। दुकान पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने दूर से छज्जे के नीचे 2 लोगों को दुबके हुए देखा। पास पहुंचने पर पता चला कि वे दंपति नियू एरोंग और उनके पति थे। दोनों ने मोटा कोट पहना हुआ था और उन पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। स्थिति को देखकर लगता था कि वे शायद पिछली रात से ही वहां थे। इतनी ठंड थी कि रात में तापमान 0 से नीचे चला जाता था। टोंग याओ सोच भी नहीं सकती थी कि वे दोनों रात कैसे गुजार पाए होंगे। वह जल्दी से पास गई और नियू एरोन के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, बहन नियू, भाई सोंग। बहन टोंग याओ, आप यहाँ हैं। सिर उठाकर टोंग याओ को देखते ही नियू एरोन जोर से हंस पड़ी और सोंग वेनहुआ को धक्का देते हुए बोली, वेनहुआ, सोना बंद करो, बहन टोंग याओ यहाँ है। नींद से जागने के बाद सोंग वेनहुआ कुछ देर तक खाली निगाहों से देखता रहा और टोंग याओ और सी चेन को अपने सामने खड़ा देखकर झट से खड़ा हो गया। हालांकि लंबे समय तक उकड़ू बैठने के कारण उसके पैरों में सुन्नपन आ गया था, जिससे वह लगभग गिर ही गया। सी चेन ने उसे सहारा देने का इशारा किया, लेकिन सोंग वेनहुआ ने तुरंत उसे मना कर दिया। मदद की जरूरत नहीं, मदद की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। नियू एरोन ने जल्दी से उनके कपड़ों पर जमी बर्फ को झाड़ दिया। सी चेन के हाथ में वसंत उत्सव के दोहे देखकर उसने पूछा, तुम वसंत उत्सव के दोहे चिपकाने आए हो, है ना? टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, बहन नियू, आप यहाँ क्यों सो रही थी? क्या आपको गेस्ट हाउस नहीं मिला? नहीं, नियू एरोन ने अजीब सी हंसी हंसी। उनमें ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें पैसे खर्च करना बेकार लगा। हमें घर पर सोने की आदत है और गेस्ट हाउस में सोना असहज लगता है। सोंग वेनहुआ चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद उसने सी चेन से पूछा, ये सी चेन है ना? शर्मिंदा होकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कहा, मुझे देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, इसलिए मेरे पास सिगरेट का पैकेट भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी सिगरेट नहीं पीता। ठंड से उनके चेहरे लाल होते और लगातार कांपते देख उसने दूध वाली चाय की दुकान का दरवाजा खोला और कहा, बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर बात करते हैं। अंदर पहुंचने पर टोंग याओ ने देखा कि वे अभी भी कांप रहे हैं, इसलिए वह काउंटर के पीछे गई और सूखे मेवों की चाय के 2 कप बनाए। बहन नियू, भाई सोंग, इसे पीकर खुद को गर्म कर लो। चून की दुकान कल बंद थी, इसलिए ताज़ा दूध नहीं था, इसलिए उसने सूखे मेवों से ही फलों की चाय बनाई। अगर वह गलत नहीं थी तो शायद उन्होंने कल से कुछ खाया नहीं था। गेस्ट हाउस में न रुकने का कारण शायद ये था कि उन्हें वह बहुत महंगा लगा। क्योटो में हाल ही में रहते हुए उन्हें खुलकर पैसे खर्च करने की आदत हो गई थी और वे ये भूल गए थे कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर परिवार अभी भी बहुत गरीब हैं। धन्यवाद, बहन टोंग याओ। कप लेते हुए नियू एरोन की आवाज बाहर आ गई। कप की गर्माहट उसकी हथेलियों में समा गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल भी गर्म हो रहा हो।
और उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। ग्रामीण जीवन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इतना कठिन कभी नहीं था जितना यहाँ है। पिछली रात बहुत ठंड और भूख थी, और ठंड के कारण उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होने ही वाली थी और जब उनकी सहनशक्ति खत्म हो गई, तब जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए नींद आई। अपरिचित बड़े शहर में पहुंचकर वे दोनों बिल्कुल अजनबी थे और उनकी सास को डर था कि वे पैसे बर्बाद कर देंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं दिया। उन्होंने गेस्ट हाउस में रुकने की हिम्मत भी नहीं की। कल सी वेइमिन द्वारा भगाए जाने के बाद दंपति आधी रात तक बर्फ में चलते रहे और फिर किसी तरह यहां पहुंचे। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इस परदेश में केवल टोंग याओ ही उनके प्रति दयालु थी और वे यहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। सोंग वेनहुआ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन पुरुष होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से स्त्री की तरह रो नहीं सकता था। माहौल असहज होने के डर से उसने विषय बदलने की कोशिश की। हम यहाँ असल में ये पूछने आए हैं कि पिछली बार जब आप मेरे भाई से मिले थे तब उसने कुछ और कहा था या नहीं। कल हम शियाहुई गए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोंग यू को नहीं देखा है, और फिर हमें वहां से भगा दिया। सोंग यू को खोजने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ आकर आपसे पूछना पड़ा। उसने बस इतना कहा कि वह शियाहुई से सुलह करने की योजना बना रहा है और इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। टोंग याओ ने बेचारे दंपत्ति को देखा और सीधे सीधे कहा, बहन नीयू, भाई सोंग, आपको ऐसा कोई नहीं मिल सकता, आपको सीधे पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। पुलिस को सूचना दें। नीयू एरोंग और सोंग वेनहुआ दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अनिश्चितता से पूछा, क्या पुलिस इस मामले को संभालेगी? सोंग यू बच्चा नहीं था, वह एक वयस्क था जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका परिवार था। पुलिस शायद उसे परेशान नहीं करेगी, है ना? नीयू एरोंग और सोंग वेनहुआ की समझ के अनुसार पुलिस मामलों को सुलझाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए जिम्मेदार थी, और वे इस तरह की व्यक्ति खोज में शामिल नहीं होंगे। पुलिस इसे संभाल लेगी, आप बस सोंग यू के लापता होने की सूचना दें, सी चेन ने कहा। सी चेन की बात सुनकर सोंग वेनहुआ को राहत मिली। अगर पुलिस उसे ढूंढने में मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। ये सोचकर कि दंपति को शायद पुलिस स्टेशन का पता न हो, टोंग याओ और सी चेन ने इस बारे में चर्चा की और वसंत महोत्सव के दोहे लगाने के बाद उन्हें वहां ले जाने का फैसला किया। सोंग वेनहुआ ने उत्साहपूर्वक वसंत उत्सव के दोहे लगाने में उनकी मदद की। हालांकि वे ये काम दूसरों के लिए कर रहे थे, फिर भी वे इस विदेशी स्थान पर चीनी नव वर्ष की खुशी का अनुभव कर सके। जब वे जाने लगे तो न्यू एरोंग ने टोंग याओ के लिए प्याले धोने की जिद की, लेकिन टोंग याओ ने मना कर दिया। उसने उनके लिए 2 प्याले गर्म चाय भी तैयार कर दी ताकि वे जाते समय उसे अपने साथ ले जा सकें। ये कप डिस्पोजेबल हैं, इस्तेमाल के बाद इन्हें फेंक दें। इतने अच्छे कप इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं। न्यू एरोंग हैरान थी। शहर के लोग हद से ज्यादा खर्चीले थे। इतनी कीमती चीजें फेंकी जा रही थीं। अगर वह क्योटो में कचरा इकट्ठा करती तो खूब पैसा कमा सकती थी। टोंग याओ ने धीरे से कहा, अगर आप इन्हें फेंकने से हिचकिचा रहे हैं तो आप इन्हें घर ले जाकर चाय पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसमें बार बार उबलता पानी न डालें। कप की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, और अगर आप इसमें बार बार उबलता पानी भरेंगे तो लंबे समय में यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। न्यू एरोंग हंसते हुए बोली, हम गर्मियों में इसका इस्तेमाल ठंडे पानी के लिए करेंगे। ये सुनकर टोंग याओ ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने मूल रूप से रास्ते में न्यू एरोंग और उनके पति के लिए कुछ उबले हुए बंस खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कई नाश्ते की दुकानें बंद थीं। जब वे पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गए तभी उन्हें एक बन की दुकान दिखाई दी। दुकान में केवल 10 बन बचे थे और सी चेन ने वे सभी खरीद लिए। जब न्यू एरोंग और उनके पति को बन मिले तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बार बार कह रहे थे कि सी चेन और टोंग याओ बहुत अच्छे लोग हैं। उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे अपने गृहनगर से और अधिक बन नहीं लाए। टोंग याओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने देखा कि ये दोनों अधेड़ उम्र के लोग लगभग रो रहे थे। सौभाग्य से सी चेन ने विषय बदलकर उनका ध्यान भटका दिया। पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण उनकी गति धीमी हो गई। जब उन्होंने दंपति को दरवाजे पर छोड़ा तो सी चेन रुक गई और बोली, हम आपको यहीं छोड़ देंगे, आप अंदर जाकर पुलिस को स्थिति समझा दीजिए। मामला दर्ज कराने के बाद कल वाले गेस्ट हाउस में जाइए। बस अपने नाम बता दीजिए और आप चेक इन कर सकेंगे। मैंने 3 दिन के ठहरने का भुगतान कर दिया है। कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, अगर आपको वह जगह न मिले तो पहले पुलिस से पूछें या अस्पताल का पता पूछें। फिर अस्पताल के पास वाले गेस्ट हाउस के बारे में पूछें।
यह अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं है और इसे ढूंढना आसान होना चाहिए। नहीं नहीं, हम आपको अपने रहने का खर्च कैसे उठाने दे सकते हैं? नहीं नहीं, सोंग वेनहुआ ने इनकार में हाथ हिलाए, क्योंकि वह एक सीधा साधा और ईमानदार किसान था जो सामाजिक मेलजोल में बहुत अच्छा नहीं था और दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं करता था। पैसा कमाना किसी के लिए भी कभी आसान नहीं होता, और व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, न कि बेईमानी से छोटे मोटे लाभ लेने के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए। न्यू एरोंग ने भी कहा, जी हाँ, हमारे लिए कमरा बुक करने की जहमत मत उठाइए। वहाँ बहुत महंगाई है और मुझे लगता है कि हमें वहाँ रहने की आदत भी नहीं है। आपको अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। टोंग याओ ने बीच में दखल देते हुए कहा, आंटी न्यू, अंकल सोंग, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने गृहनगर से इतनी दूर आए हैं। भले ही हमारा शियाओहुई और सोंगयू से ज्यादा मेलजोल न हो, लेकिन चूंकि हम सभी ली शहर से हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नए साल के दौरान आप लोग सड़कों पर तो नहीं रह सकते, है ना? इतनी ठंड है, आप आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। ये सुनकर न्यू एरोंग और सोंग वेनहुआ की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वे फिर से मना करना चाहती थीं, लेकिन उनका गला इतना भर आया था कि वे एक शब्द भी नहीं बोल पाईं। परदेश में ऐसे दयालु लोगों से मिलकर वे बहुत भावुक हो गई थीं। सोचे तो उनका परिवार वाकई बदकिस्मत था। अगर होता तो वे लिन फेगन से बात करके सोंग यू और सी शियाहुई को वापस लाकर शादी करवा देते। इससे कितनी ही परेशानियां टल जाती। सास, यह अफसोस की बात है कि उसकी मां बहुत असमंजस में थी। उसे हमेशा लगता था कि सोंग यू जैसा उच्च शिक्षित व्यक्ति कम पढ़ी लिखी महिला सी शियाहुई से शादी करके अपमानित हुआ है। अब देखिए, क्या वे सोंग यू की तुलना सी परिवार से कर सकते हैं? लेकिन दोबारा सोचने पर लगता है कि सी शियाहुई, टोंग याओ और सी चेन जितनी समझदार नहीं है। इसीलिए तो वे तलाक के कगार पर पहुंच गए। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अंकल सोंग, आंटी न्यू, आप लोग अब अंदर जाइए। मामला दर्ज करने के बाद आप लोग जल्दी आराम कर सकते हैं। हमें भी वापस जाना है। उनकी भावुक अभिव्यक्तियों को देखकर डरकर टोंग याओ को कुछ हद तक मजबूर होकर पीछे मुड़कर भागने का मन हुआ। गेस्ट हाउस से निकलने के बाद टोंग याओ को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जितना मैं इसके बारे में सोचती हूँ, सोंग यू के गायब होने में उतना ही कुछ अजीब सा लगता है। क्या आपको लगता है कि इसका शियाओहुई से कोई संबंध है? सी चेन ने पूछा, मुझे अपने विचार बताओ। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो सोंग यू के बारे में पूछने पर शियाओहुई की प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब लगती है, मानो उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी हो। ये प्रतिक्रिया घृणा जैसी नहीं थी, बल्कि अपराधबोध और भय जैसी थी। पहले तोंग याओ ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन सोंग यू के लापता होने के बारे में जानने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सी चेन की गहरी काली आंखों में एक शांत भाव झलक उठा और उसने विश्लेषण करते हुए कहा, शियाओहुई में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर सोंग यू की घटना का उससे वाकई कोई संबंध है तो हो सकता है कि वह सिर्फ एक मुखबिर हो। उसने सी शियाओहुई को बड़े होते देखा था और उसके चरित्र को कुछ हद तक समझता था। टोंग याओ हैरान रह गई। क्या आप कह रहे हैं कि इस घटना का आपके चाचा से कुछ संबंध हो सकता है? सी चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी पक्का नहीं कह सकते। हम जांच के नतीजे आने का इंतजार करेंगे। कुछ देर बातें करते करते वे जल्द ही रिहायशी इमारत तक पहुंच गए। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, जमीन पर पड़ी एक चीज ने उनका ध्यान खींचा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि चारों ओर पकौड़े बिखरे पड़े थे, साथ ही लाल कागज के कई टुकड़े भी थे, जो नव वर्ष की प्रार्थनाओं जैसे लग रहे थे, लेकिन वे बहुत गंदे थे और कुछ तो पैरों से कुचले जाने के कारण फटे हुए थे। सी चेन झुककर लाल कागज का एक टुकड़ा उठाने लगा। टोंग याओ ने एक नजर डाली और चौंक गई। क्या ये वही दोहे नहीं हैं जो तुमने कल पापा के साथ लिखे थे? सी चेन ने माथे पर शिकन के साथ सिर हिलाया। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। टोंग याओ को कुछ बुरा महसूस हुआ और वह तेजी से ऊपर की ओर भागी, उसके पीछे पीछे सी चेन भी गई। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उनकी नजर संयोगवश वांग शिया पर पड़ी। इससे पहले कि टोंग याओ कुछ पूछ पाती, वांग शिया ने झट से कहा, याओ याओ, डॉक्टर सी, आप दोनों अभी तक यहाँ क्यों हैं? आपके पिताजी बेहोश हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मेरे पिताजी अस्पताल में हैं। टोंग याओ का दिल जोर से धड़कने लगा। ये खबर लिन फेगियन के निधन की खबर से भी कहीं ज्यादा चिंताजनक थी। यह एक लंबी कहानी है। चलो चलते चलते बात करते हैं। टोंग याओ और सी चेन को देर होने से बचाने के लिए वांग शिया जल्दी से बाहर निकलने की ओर बढ़ गई। मैं पहले अस्पताल जाऊंगा। चूंकि दोनों महिलाएं एक पुरुष की तरह तेज नहीं चल सकती थीं,
इसलिए सी चेन को असहज महसूस हुआ और वह सीधे अस्पताल चली गई। टोंग याओ को तेजी से अस्पताल ले जाते हुए वांग शिया ने समझाया, तुम्हारे माता पिता दोहे याद करने में तुम्हारी मदद करने आए थे और संयोग से तुम्हारी सास और नंद से मिल गए जो डॉक्टर सी के लिए पकौड़ी लेकर आई थी। उनके साथ लिन मान नाम की एक महिला भी थी जो पहले हमारे अस्पताल में नज़र रह चुकी है। वांग शिया ने लिन मान को कभी नहीं देखा था और उसने अनुमान लगाया कि टोंग याओ लिन मान को नहीं जानती थी, इसलिए उसने और अधिक विवरण जोड़े। कहानी कुछ इस तरह थी कि जब टोंग याओहुई और वेन युन यहाँ आई तो उन्होंने संयोगवश सी शियाओहुई को दूसरों से यह कहते हुए सुना कि लिन मान उसकी भाभी बनने वाली है और सी चेन और टोंग याओ का जल्द ही तलाक होने वाला है। टोंग याओहुई और वेन युन लंबे समय से इस माँ बेटी की जोड़ी को बर्दाश्त कर रही थी। ये सुनकर वे गुस्से से आग बबूला हो गईं। उनकी बेटी और दामाद का अभी तलाक भी नहीं हुआ था और सी शियाओहुई और लिन फेगियंग ने रिहायशी इमारत में ये खबर फैलाकर उनकी बेटी की इज्जत धूमिल कर दी थी। इसके अलावा लिन मान भी इस मामले में शामिल हो गई। दोनों चचेरी बहनें एक ही आदमी के लिए लड़ रही थीं। ये सब कितना बड़ा झमेला बन गया था। आमतौर पर सौम्य स्वभाव वाली वेन युन भी इसे सहन नहीं कर सकी। उन्होंने लिन फेगियंग से पूछा कि उनका क्या मतलब है, लेकिन तभी सी शियाओहुई ने आकर कई कठोर शब्द कहे, जैसे कि टोंग याओ बेशर्मी से सी चेन से चिपकी हुई है इत्यादि। लिन फेगियंग को जब पता चला कि टोंग याओ अभी तक सी चेन को छोड़कर नहीं गई है तो वह रोने लगी और रिहायशी इमारत से कूदने की धमकी देने लगी। सी शियाओहुई ने भी खूब हंगामा मचाया और हर तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसने अपने सारे अपशब्द बोल दिए। टोंग याओहुई और वेन युन ने अपने जीवन में कभी ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना नहीं किया था। इसके अलावा सी शियाओहुई याओ की भावनाओं की परवाह किए बिना बार बार कह रही थी कि लिन मान उसकी भाभी है। पुरुष होने के नाते टोंग याओहुई दो महिलाओं, विशेषकर अपनी से कम उम्र की सी शियाओहुई से सड़क पर लड़ाई नहीं कर सकता था। इसके अलावा अकेले वेन युन के साथ वे सी शियाओहुई के सामने शक्तिहीन थे। अंत में टोंग याओहुई इतना क्रोधित हो गया कि वह बेहोश हो गया। जब टोंग याओहुई बेहोश हो गई तो सी शियाओहुई चिल्लाती रही और दावा करती रही कि टोंग याओहुई नाटक कर रही है। वांग शिया ने टोंग याओहुई को अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लिन फेगियंग ने लिन मान और सी शियाओहुई को साथ लिया और वहां से चली गई। इस बारे में बात करते हुए वांग शिया टोंग याओ से भी ज्यादा उत्साहित थी। याओ, मेरा इरादा बुरा बोलने का नहीं है, लेकिन तुम्हारी सास और नंदे वाकई कुछ अलग ही हैं। तुम्हारा परिवार संपन्न है, तुम इतनी खूबसूरत हो, ऐसा लगता है जैसे उनके पूर्वजों की कब्रें तुम्हारे जैसी बहू पाकर जल रही हो। फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? चलते चलते बातें करते हुए वे जल्द ही अस्पताल पहुंच गए। टोंग याओहुई अभी भी बचाव कक्ष में थी, जबकि वेन युन उसके बाहर खड़ी होकर अपने आंसू पोंछ रही थी। माँ, टोंग याओ दौड़कर आए। पापा कैसे हैं? वेन युन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमें अभी पता नहीं है। शियाओ चेन स्थिति का पता लगाने गया है। हालांकि वह चिंतित थी, फिर भी टोंग याओ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे। वह हमेशा से स्वस्थ रहे हैं। ये बस कुछ समय के लिए हुआ था। वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे पिताजी को आजकल कभी कभी चक्कर आने लगते हैं। पिछली बार जब मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की थी तो तुम्हारी सास के झगड़ा करने आने पर वे गुस्से से लगभग बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को दिखाने से इनकार कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी सास और नंद के उकसाने पर आज उन्हें फिर से चक्कर आ जाएंगे। उनकी शादी को 20 साल से ज्यादा हो गए थे और वे हमेशा एक दूसरे से प्यार करते थे। टोंग याओहुई हमेशा स्वस्थ रहते थे, ऐसे व्यक्ति जो बिना दवा के सर्दी जुकाम या बुखार से ठीक हो जाते थे। अब जब वे अचानक बेहोश हो गए तो वेन युन को लगा जैसे आसमान गिर गया हो। अगर टोंग याओहुई को कुछ हो गया तो उसके जीने का क्या मतलब रह जाएगा? कई वर्षों तक दंपति के बीच अनबन होती रही, लेकिन वे कभी अलग नहीं हुए। हालांकि उनका साथ जीवन नीरस और भावनाओं से रहित प्रतीत होता था, फिर भी वे दोनों एक दूसरे को अपने जीवन के समान महत्वपूर्ण मानते थे। वेन युन की यह बात सुनकर टोंग याओ को भी बुरा लगा, लेकिन उसे वेन युन को दिलासा देना ही था। माँ, कोई बात नहीं, ज्यादा चिंता मत करो, पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। आचेन डॉक्टर है, वो पापा को बचा लेगा। जी हाँ, वांग शिया ने भी आश्वस्त करते हुए कहा, आंटी वेन, अंकल टोंग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर सी की चिकित्सा कुशलता उत्कृष्ट है। मैंने सुना है कि अस्पताल में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 2 सीटें हैं और उनमें से एक डॉक्टर सी की हो सकती है।
उनकी चिकित्सा कुशलता वाकई सराहनीय है और अंकल टोंग निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। वेन युन ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। मैं आभारी हूं कि आपने याओहुई को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करने में मदद की। मुझे नहीं पता कि मैं अन्यथा क्या करती। यह मेरा कर्तव्य है। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वांग शिया एक दयालु स्वभाव की व्यक्ति हैं, उन्हें लगता है कि इस स्थिति में कोई भी अन्य व्यक्ति भी ऐसा ही करता। वांग शिया की बातों में टोंग याओ ने एक और बात पकड़ी। बहन एक्सिया, आप विदेश में पढ़ाई के लिए अस्पताल में मिलने वाली सीटों के बारे में क्या कह रही थी? तुम्हें नहीं पता? वांग शिया ने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, हमारे अस्पताल में अब विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 2 सीटें खाली हैं। मैंने सुना है कि डॉक्टर सी के चुने जाने की अच्छी संभावना है। अगर यह पक्का हो जाता है तो डॉक्टर सी नए साल के बाद विदेश जाएंगे। विदेशी मान्यता प्राप्त करने के बाद वह सिर्फ एक साधारण डॉक्टर नहीं रहेंगे। दूसरे अस्पताल उन्हें अपने यहाँ भर्ती करना चाहेंगे। उनका वेतन कम से कम 2 गुना हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा, हालांकि मुझे ये ठीक से समझ नहीं आता। खैर, मेरे पति ने मुझे बताया है कि डॉक्टर सी के चुने जाने की बहुत अच्छी संभावना है। एक बार चुने जाने पर आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत बेहतर हो जाएगा। वांग शिया को ये सारी बातें पूरी तरह समझ नहीं आईं और उसने अपने पति से हुई बातचीत से यही जाना। डॉक्टर सी बेहद काबिल हैं और कैंसर के क्षेत्र में उनमें अपार संभावनाएं हैं, इसलिए अस्पताल उन्हें बहुत महत्व देता है और उन्हें प्रशिक्षित करना चाहता है। हालांकि वांग शिया की व्याख्या कुछ अव्यवस्थित थी, लेकिन टोंग याओ को बात समझ आ गई। विदेश में पढ़ाई के लिए 2 सीटें उपलब्ध थीं और संभवतः सी चेन उनमें से एक होगा। अगर सब ठीक रहा तो वह नए साल के बाद विदेश चला जाएगा। अपने पिछले जीवन में टोंग याओ ने सी चेन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और न ही उसे पता था कि वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया था या नहीं। हालांकि उस समय उसकी उपलब्धियां शायद विदेश जाने पर ही संभव हो पाती। अगर ऐसा था तो वह कम से कम 2 साल, शायद 5 साल तक भी विदेश में रहा होगा। किसी व्यक्ति के जीवन की व्यापक योजना में इसे भले ही लंबा समय न माना जाए, लेकिन ये छोटा भी नहीं है। आखिरकार उसकी और सी चेन की शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। अगर वह 3 से 5 साल के लिए विदेश चला जाता। जब वेन युन ने सुना कि सी चेन विदेश जा सकता है तो वह चौंक गई और सहज रूप से टोंग याओ की ओर देखने लगी। आपातकालीन कक्ष में टोंग याओहुई का क्या होगा, यह अभी भी अनिश्चित था और उसे अभी अभी पता चला था कि उसका दामाद विदेश जा सकता है। परिवार के 2 स्तंभों का अचानक अस्थिर हो जाना वेन युन को और भी ज्यादा घबरा गया। पहले तो वह सिर्फ अपने पति को लेकर चिंतित थी, अब उसकी चिंता अपनी बेटी तक भी फैल गई थी। हालांकि सी चेन एक अच्छा लड़का है, लेकिन टोंग याओ और सी चेन के अभी तक कोई बच्चा न होने, लिन फेगियन के लगातार ड्रामे और सी चेन के विदेश जाने की आशंका के कारण उनका रिश्ता खतरे में पड़ गया है। याओ याओ, क्या तुम ठीक हो? टोंग याओ अचानक होश में आए और उसने वेन युन के चेहरे पर चिंता देखी। उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। अगर आचेन सच में विदेश जा रहा है तो यह अच्छी बात है। बहुत से लोग विदेश जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। उनके चेहरों पर तनाव भरे भाव देखकर वांग शिया को लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। टोंग याओ की बात सुनकर उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। जी हाँ, मेरे पति भी जाना चाहते थे, लेकिन उनमें वो योग्यता नहीं है। अगर वो जाते तो जगह बेकार ही जाती। वेन युन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी लिन फेगियन और उसकी बेटी के ख्याल उसके मन में फिर से आ गए और उसने गुस्से से शिकायत की, याओ, तुम्हारी सास और शियाओहुई बिल्कुल बेशर्म है। तुम्हारा और शियाओचेन का अभी तलाक भी नहीं हुआ है और वे पूरे रिहायशी इलाके में अफवाहें फैला रही हैं कि लिन मान शियाओचेन की होने वाली पत्नी है। क्या वे तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला रही हैं? ये जानते हुए भी कि लिन मान तुम्हारी चचेरी बहन है, उसने ये सब गड़बड़ की। अगर यह बात फैल गई तो क्या हंसी की बात नहीं होगी। और तो और, लिन मान वांग चुन के पति को बहकाने से संतुष्ट नहीं हुई, वह हमारे परिवार के मामलों में दखल दे रही है। क्या उसने अपनी सारी शर्म खो दी है? चूंकि लिन मान ऐसे काम कर सकता था, इसलिए वेन युन को बाहरी लोगों की मौजूदगी की परवाह नहीं थी। उसके पति को तो हताशा में अस्पताल में भर्ती कराना ही पड़ा था। उसे लिन मान के आत्मसम्मान की चिंता करने का बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। क्योंकि लिन मान निर्लज थी, इसलिए वह उसकी इज्जत बचाने की भी परवाह नहीं करती। वांग शिया आश्चर्यचकित रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, उसने सोचा भी नहीं था कि लिन मान टोंग याओ की चचेरी बहन होगी। उसकी चचेरी बहन ने अभी तक तलाक नहीं लिया है, फिर भी वह अपनी चचेरी बहन के पति से शादी करने की योजना बना रही है।
कितनी बेशर्म हो सकती है वो। अगर ऐसा किसी ग्रामीण इलाके में होता तो क्या लोग उस पर थूकते नहीं। वह इतनी निर्लज थी कि एक बाहरी व्यक्ति होने के बावजूद उसे भी लगा कि लिन मान ने सारी हदें पार कर दी हैं। टोंग याओ भी बहुत गुस्से में थी। उसके माता पिता उसके लिए सर्वोपरि थे। लिन फेगियन ने ये सब करने की हिम्मत की थी और वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। वह इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती थी कि अपने प्रेम जीवन के लिए अपने माता पिता को इस अन्याय को सहने पर मजबूर करे। उसने कहा, माँ, पापा के ठीक हो जाने के बाद और नए साल के बाद मैं आचेन से तलाक ले लूंगी। मुझे आश्चर्य है कि तब उनके पास झगड़ने के लिए क्या बचेगा। वांग शिया ने जल्दबाजी में कहा, याओ याओ, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर सी के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है। अगर तुम उनसे तलाक ले लोगी तो ये बहुत दुख की बात होगी। वेन युन ने यह भी सलाह दी, याओ याओ, अपने गुस्से को जाहिर मत होने दो। शियाओ चेन तुम्हारे पिता का चुना हुआ दामाद है। तुम्हारे पिता उससे बहुत प्रसन्न हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उसके कारण उससे तलाक लिया है तो उनका दिल टूट जाएगा। अपनी बातों के बावजूद वेन युन को इस बात का यकीन नहीं था कि उसने अपने पति के अपनी बेटी की शादी सी चेन से करने के सुझाव पर सहमत होकर सही फैसला लिया है या नहीं। उनकी बेटी बेशक बिगड़ी हुई और जिद्दी थी, लेकिन वह कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करती थी और न ही अपने माता पिता को इस हद तक नाराज करती थी। परिवार में सौहार्द था और जीवन सुखमय था। हालांकि अब वह सी चेन को पसंद करती थी, लेकिन उसे लिन फेगियन और सी शियाओहुई बेहद घृणित लगती थी। टोंग याओ ने उदास स्वर में कहा, लिन फेगियन और सी शियाओहुई के रोजाना की हरकतों से मेरे पिताजी का समय बिल्कुल भी आसान नहीं है। बेहतर यही होगा कि मैं उनसे तलाक ले लूं ताकि वे ये न सोचे कि मैं आचेन के बिना नहीं रह सकती और घर की महारानी होने का दिखावा न करें। हालात जिस तरह बिगड़ गए थे उसे देखते हुए वह लिन फेगियन को सास कहकर भी संबोधित नहीं करना चाहती थी। वह सीधे उनके नाम से पुकारती थी, याओ याओ। वांग शिया ने टोंग याओ को कोहनी से धक्का देकर उससे बात बंद करने का इशारा किया और फिर उनकी ओर आ रहे सी चेन का अभिवादन करते हुए कहा, डॉक्टर सी। सी चेन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वह पहले ही सफेद कोट पहन चुका था और ऐसा लग रहा था कि वह आपातकालीन कक्ष में प्रवेश करने ही वाला है। शियाओ चेन, तुम्हारे पिताजी के साथ आखिर क्या हो रहा है? वेन युन को इस बात की परवाह नहीं थी कि सी चेन ने उनकी बातचीत सुनी है या नहीं, वह बस अपने पति की हालत जानना चाहती थी। सी चेन ने दृढ़ता से कहा, मेरे पिताजी को क्रोध के कारण उच्च रक्तचाप से मस्तिष्क का दौरा पड़ा है। हमें सर्जरी करनी होगी। मस्तिष्क का दौरा। वेन युन की दृष्टि धुंधली हो गई और वह लगभग बेहोश हो गई, लेकिन सी चेन ने तुरंत उसे सहारा दिया। हालांकि पिताजी को मस्तिष्क का दौरा पड़ा है, लेकिन उन्हें समय पर अस्पताल में भर्ती करा लिया गया था और उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। किसी डॉक्टर के लिए मरीज के परिवार को आश्वासन देना वर्जित था। इस स्थिति में कोई भी शब्द पाखंडी और खोखला प्रतीत होता, लेकिन वेन युन और टोंग याओ की मानसिक शांति के लिए उन्होंने फिर भी बात की। जैसा कि उम्मीद थी, वेन युन और टोंग याओ को ये सुनकर और भी राहत महसूस हुई। मरीज के परिवार के सदस्य को सर्जरी के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। एक डॉक्टर पास आया। वेन युन ने कलम उठाए और कांपते हाथों से अपना नाम लिखा। अपनी चिंता के बावजूद वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पति का स्वास्थ्य तभी सुधर सकता है जब वह सर्जरी के लिए हस्ताक्षर कर दे। सी चेन को इमरजेंसी रूम में प्रवेश करते देख टोंग याओ ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। माँ और बेटी कई घंटों तक ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार करती रहीं। वांग शिया का घर पर एक छोटा बच्चा था और वह ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती थी, लेकिन उसे टोंग याओ और वेन युन की भी चिंता थी। वह 2 कटोरी पकौड़ी लेकर आए। टोंग याओ और वेन युन को खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी और काफी देर तक उनके हाथों में मौजूद चॉपस्टिक उनके मुंह तक नहीं पहुंची। आंटी वेन, याओ याओ, आप खाना नहीं छोड़ सकती। अंकल टोन की सर्जरी खत्म होने के बाद उन्हें आपकी देखभाल की जरूरत होगी। अभी इतनी ठंड है, अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी तो दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगी? वेन युन और टोंग याओ को ये बात समझ आ गई। भूख न होने के बावजूद उन्होंने पकौड़े खा लिए। वांग शिया ने बर्तन साफ किए और जाने से पहले बोली, याओ याओ, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मुझे अपने घर की चाबी दे दो। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े ले आऊंगी। यहाँ बहुत ठंड है और तुम दोनों को सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। वांग शिया एक दयालु स्वभाव की महिला थी। वह केवल इस दुखी माँ और बेटी की मदद करना चाहती थी। उसे टोंग याओ के घर से कुछ भी चुराने का इरादा नहीं था, इसलिए उनके घर की चाबियां मांगने में उसे कोई बुराई नहीं लगी। धन्यवाद। टोंग याओ ने चाबियां वांग शिया को सौंप दी।
जगह वाकई बहुत ठंडी थी। वह जवान थी और उसका शरीर मजबूत था, लेकिन उसकी माँ इतनी ठंड में नहीं रह सकती थी। वह आसानी से बीमार पड़ सकती थी। वांग शिया ने चाबियां लेते हुए कहा, बर्तन घर में रख देने के बाद मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊंगी। इतना कहकर वह जल्दी से घर वापस चली गई। आधे घंटे से भी कम समय में वांग शिया आवासीय परिसर से वापस आ गई। वह टोंग याओ और सी चेन के लिए कपड़े लेकर पसीने से तरबतर थी। याओ याओ, तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हारी माँ के घर वापस भेज दिए गए हैं। सिर्फ एक मोटी जैकेट बची थी, इसलिए मैं डॉक्टर सी के कपड़े ले आई हूँ। तुम डॉक्टर सी के कपड़े पहन लो और आंटी वेन ये वाला पहन लेंगी। आखिरकार तुम दोनों पति पत्नी हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके कपड़े पहनते हो। धन्यवाद। टोंग याओ ने कपड़े ले लिए। बैठ जाओ और आराम करो। तुम दौड़ भाग कर पसीने से भीग गए हो, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए, वेन युन ने धीरे से कहा। वांग शिया ने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। मैं अभी अपने बच्चे को देखने जा रही हूँ। बाद में आपके लिए कुछ पकौड़ी लाऊंगी। मना मत करना। आज नव वर्ष की पूर्व संध्या है। पकौड़ी एकता और समृद्धि का प्रतीक है। जब उसने ऐसा कहा तो वेन युन और टोंग याओ मना नहीं कर सकी। उन्हें उसकी दयालुता दिल में बसी हुई थी। दोनों 1 घंटे से अधिक समय तक आपातकालीन कक्ष के प्रवेश द्वार पर इंतजार करते रहे। हालांकि थोड़ी ठंड थी, लेकिन उन्हें इस बात की राहत थी कि टोंग याओहुई की सर्जरी बहुत सफल रही। वह अभी भी बेहोश था। नर्स ने उसे गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित कर दिया। वेन युन ने वेंटिलेटर पर लटकी टोंग याओहुई को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। शियाओ चेन, तुम्हारे पिताजी अब कैसे हैं? क्या ऑपरेशन सफल रहा? सी चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, सर्जरी बहुत अच्छी रही। हम आज रात यहीं उसकी निगरानी करेंगे। कल जब वह जागेगा तो उसे सामान्य वार्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है। नियमानुसार गहन चिकित्सा इकाई में मरीज के साथ केवल एक ही परिवार का सदस्य रह सकता था, लेकिन चूंकि नया साल था और अस्पताल में मरीजों की संख्या कम थी, इसलिए कई बिस्तर खाली थे और इसी वजह से वे टोंग याओहुई के साथ रह सके। जियाओ चेन, धन्यवाद, वेन युन ने कहा। पब फ्यूचर एड्स। माँ, मेरे परिवार की वजह से ही पापा इतने परेशान हुए हैं, इसलिए इसे मेरी जिम्मेदारी कहना गलत नहीं है। सर्जरी सफल होने के बावजूद सी चेन का चेहरा तनावग्रस्त और सख्त बना रहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने काफी अच्छा किया है, वेन युन ने धीरे से कहा। सी चेन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, जबकि टोंग याओ, जो अब तक चुप थी, बोली, चलो बाहर जाकर बात करते हैं। सी चेन ने सिर हिलाया। याओ याओ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अच्छे से कहो। दूसरों की गलतियों के लिए शियाओ चेन को दोष मत दो। वेन युन लिन फेगियंग और सी शियाओहुई का नाम तक नहीं लेना चाहती थी। मुझे पता है, माँ। टोंग याओ और सी चेन एक के बाद एक चले गए। जब वे गलियारे में थे तो टोंग याओ ने धीरे से कहा, चलो तलाक ले लेते हैं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि यह स्पष्ट था कि वह गुस्से में ऐसा नहीं कह रही थी। सी चेन 2 सेकंड तक चुप रहा और फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, हालांकि वह तलाक के लिए तैयार थी और उसने खुद को तरकीन न होने के लिए कहा था। फिर भी जब उसने उसकी सहमति सुनी तो उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी सहमति दे दी थी। सास। शायद सी चेन समझ गया था कि ये दोनों परिवारों के लिए बेहतर था, अन्यथा सभी लोग कष्ट भोग रहे होते। मैं अपने पिता को गुस्से से मरते हुए नहीं देखना चाहती। आपने भी देखा होगा, मेरे पिता अब और गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम शांतिपूर्वक तलाक ले लें तो ये सबके लिए बेहतर होगा। हम। सी चेन ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें टोंग याओ पर टिकी हुई थीं, जिससे टोंग याओ थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। वह ये सब सबके भले के लिए कर रही थी, फिर भी उसकी निगाहों के नीचे उससे बेहद अपराधबोध हो रहा था, मानो उसने उसका दिल तोड़ दिया हो। हमारे परिवार के पास ज्यादा बचत नहीं है, बस जमीन और दुकान है। अभी आपके पास दुकान संभालने का समय नहीं होगा, इसलिए मैं इसे संभालता रहूंगा। चूंकि आपको दुकान की देखभाल नहीं करनी है और आपको सिर्फ मुनाफे में हिस्सा मिलेगा, इसलिए आपको सिर्फ 40% शेयर ही मिलेंगे। चूंकि जमीन पर घर का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए अगर मैं इसे अभी आपको दे भी दूं, तो भी आप इसे आगे बनाने का खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके मुनाफे के हिस्से से घर का निर्माण पूरा करवाऊंगा और फिर घर का बंटवारा कर दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने गाल फुलाते हुए कहा, तलाक के लिए मेरी आपसे बस यही एक मांग है। अगर आप अब भी मेरी परवाह करते हैं तो अपनी माँ और शियाओहुई को तलाक का पैसा खर्च न करने दें।
मुझे ये सोचकर ही गुस्सा आता है कि वे मेरा पैसा इस्तेमाल करेगी। टोंग याओ लगातार बोलती रही, लेकिन सी चेन चुप रहा। उसके बोलने के बाद उसने शांत भाव से कहा, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। सब कुछ तुमने अपनी मेहनत और व्यापार के प्रति समर्पण से कमाया है। इसे अपने पास ही रखो। टोंग याओ को सी चेन के फैसले पर आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे याद दिलाया, इसे वैवाहिक संपत्ति माना जाता है। इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम इसे क्यों नहीं लेना चाहते? इससे पहले कि सी चेन कुछ जवाब दे पाता, उसने चुनौती भरे लहजे में कहा, शादी के बाद तुमने मुझे अपनी पूरी तनख्वाह दे दी। विदेश जाने पर तुम पैसे का इस्तेमाल कहाँ करोगे? विदेश में रहना देश में रहने जैसा नहीं है। देश में तो हर जगह पैसा खर्च करना पड़ता है। बिना पैसे के तो भूखा भी रह सकता है। वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया है। अगर उसे हर दिन अपनी रोजी रोटी की चिंता रहेगी तो वह ठीक से पढ़ाई कैसे कर पाएगा? विदेश जाना है। सी चेन ने आश्चर्य भरी नजरों से टोंग याओ की ओर देखा। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? उसकी प्रतिक्रिया देखकर टोंग याओ समझ गई। सी चेन ज्यादा सामाजिक नहीं था, इसलिए शायद उसे खबर नहीं मिली थी। तुम्हारे अस्पताल में विदेश में प्रशिक्षण के लिए 2 सीटें खाली हैं और मैंने सुना है कि तुम्हारे चुने जाने की अच्छी संभावना है। हमारा तलाक तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो सकता है और तब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सी चेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और काफी देर चुप रहने के बाद ही कुछ बोला। हालांकि उसकी बातों का विदेश में पढ़ाई से कोई खास संबंध नहीं था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दूध वाली चाय की दुकान चलाते रहो। ली शहर वाली दुकान वापस ले लो और उसे संभालने के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती करो। किन शियाओशुन 2 साल से दुकान में काम कर रही है, वह 2 नए कर्मचारियों को संभाल सकती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सी चेन को मिल्क टी शॉप नहीं चाहिए थी। टोंग याओ को इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सी चेन उसे सुझाव देगा कि वह ली शहर में स्थित दुकान का मालिकाना हक सी बोई से वापस ले ले। टोंग याओ एक बुद्धिमान महिला थी और वह थोड़ी देर सोचने के बाद ही चीजों को समझ जाती थी। यदि सी बोई और सी शियाहुई अपनी आय का स्रोत खो देते हैं तो उनके जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, जिससे वे लिनफेगन के प्रति द्वेष रखने लग सकते हैं। जब सी बोई के परिवार की आमदनी बंद हो जाएगी तो लिनफेगन का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि सी चेन कोई संपत्ति नहीं चाहता था, इसलिए घर का निर्माण भी नहीं हो सकेगा। उसकी सारी योजनाएं धराशायी हो जाएंगी और लिनफेगन को धीरे धीरे इस कमी का एहसास होने लगेगा और उसे सी चेन से तलाक लेने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगेगा। यह आदमी धीरे धीरे सब कुछ उजागर करने की योजना बना रहा था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह इतनी आसानी से तलाक के लिए राजी हो गया। उसने तो पहले ही उसकी पीठ पीछे सारी व्यवस्था कर ली थी। उसने विदेश में प्रशिक्षण के अवसर के बारे में फिर से सोचा, अगर आपका नाम वाकई विदेश में प्रशिक्षण के लिए सूची में है तो क्या आप जाएंगे? हाँ, सी चेन ने बिना किसी झिझक के और दृढ़ स्वर में सिर हिलाया। ये टोंग याओ के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने सोचा था कि सी चेन कहेगा कि वह उसे पीछे छोड़ने का दर्द सहन नहीं कर सकता। जाहिर है, उसने बहुत ज्यादा सोच लिया। याओ याओ, डॉक्टर सी, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? वांग शिया और उनके पति सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे कि उन्होंने टोंग याओ और सी चेन को गलियारे में खड़े देखा। बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने दूर से ही उन्हें आवाज दी। दंपति पकौड़ियों की एक थाली लेकर पास आए और बोले, हमने इन्हें अभी अभी घर पर बनाया है और ये अभी भी गर्मागर्म है। अंदर आइए और गर्मागर्म खा लीजिए। आज रात मौसम ठंडा होने वाला है। कुछ गर्म खाने से आराम मिलेगा। बहन एक्सिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टोंग याओ और सी चेन ने पकौड़ी ली और उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए अंदर आने को आमंत्रित किया। इतने औपचारिक मत बनो। क्या हम सभी को ऐसी चीजें नहीं हैं जिनमें मदद की जरूरत होती है? हम सभी अस्पताल में काम करते हैं, इसलिए एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। वार्ड में पहुंचते ही वांग शिया की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसके पति ने भी सी चेन से टोंग याओहुई की हालत के बारे में पूछा। थोड़ी देर बातचीत की और फिर वांग शिया और उसके पति पारिवारिक निवास लौट गए। उन्होंने पकौड़ी का एक बर्तन बनाया और उसे तुरंत ले आए। दंपति ने अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया था। हाल ही में क्योटो में ज्यादातर बादल छाए रहे। पिछले वर्षों की तुलना में ठंड ज्यादा थी और बाहर निकलने पर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अगर टोंग याओ के घर पर हुई घटना न होती तो वांग शिया बाहर जाना ही नहीं चाहती। सांस। वैसे देखा जाए तो टोंग याओ की हालत बहुत दयनीय थी। उसे इतनी निर्मम सांस मिल गई थी कि वह नए साल का जश्न भी ठीक से नहीं मना पाए। जब वे पहले पहुंचे तो उन्होंने टोंग याओ और उसके पति को सीढ़ियों पर बातें करते देखा।
उन्हें समझ नहीं आया कि युवा जोड़े ने क्या चर्चा की थी। अगर उनका तलाक हो गया तो ये बहुत दुख की बात होगी। तारांकन, रात होते होते मौसम ठंडा हो गया। कुछ देर बैठे रहने के बाद उनके पैर की उंगलियां बुरी तरह जम गईं। सी चेन ने समय देखा। रात के 9:30 बज चुके थे। उसने कहा, माँ, याओ याओ, आप दोनों वापस जाकर सो जाओ। मैं पापा का ख्याल खुद रख सकता हूँ। आप दोनों सुबह आ जाना। वेन युन ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं जागे हैं। मैं वापस जाकर भी सो नहीं पाऊंगी। तुम दोनों वापस जाओ और सो जाओ। मैं यहीं रुककर उनकी देखभाल करूंगी। टोंग याओ ने कहा, मुझे यहीं रहकर देखना होगा। बड़ों ने कहा है कि बेटियां बेटों के बराबर अच्छी नहीं होती। मुझे अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि बेटियां बेटों से कमतर नहीं होती। वेन युन ने बेबसी से मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन उसे तसल्ली मिली। उसकी बेटी बड़ी हो गई थी और समझदार बन गई थी, और अपने माता पिता के प्रति अधिक से अधिक सजग होती जा रही थी। चूंकि दोनों वहां से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए सी चेन ने उन्हें और समझाने की कोशिश नहीं की। वार्ड में 4 बिस्तर थे। टोंग याओहुई ने एक बिस्तर ले लिया और बाकी 3 बिस्तर उन तीनों के आराम करने के लिए काफी थे। उनके मन में विचारों का अंबार लगा हुआ था, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वेन युन ने इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। शाओ चेन, याओ याओ, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं ये देख सकती हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। आप सिर्फ बदले की भावना से तलाक नहीं ले सकते। मैं आपसे बड़ी हूँ और मैं चीज़ों को आपसे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जीवन में ऐसा अक्सर नहीं होता कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे आप दोनों प्यार करते हो और जिसके साथ आप हर तरह से मेल खाते हो। आपको इस रिश्ते को संजोकर रखना चाहिए और भविष्य में कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहिए। माँ, मुझे ये सब पता है। टोंग याओ ने सिर हिलाया। आहचेन और मैंने इस बारे में पहले ही बात कर ली है, हम तलाक ले रहे हैं। वेन युन को आश्चर्य हुआ कि वे इतने कम समय में तलाक पर चर्चा करने में कामयाब हो गए, और उसने सी चेन की ओर देखा। शाओ चेन, क्या तुम सहमत हो? सी चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी को अभी परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें ठीक होने की जरूरत है। याओ याओ और मैं पहले आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे ताकि घर में स्थिरता बनी रहे और वे लोग कोई हंगामा न करें। अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि तुमने उसकी वजह से तलाक लिया है, तो उनका दिल टूट जाएगा। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वेन युन ने अपनी बेटी और दामाद को सहानुभूति से देखा। एक प्यारा सा जोड़ा, सब कुछ लिन फेगियन की वजह से बर्बाद हो गया। टोंग याओ ने जल्दी से समझाया, माँ, आचेन और मेरा अलग होना केवल अस्थायी है। हम पहले नामात्र का तलाक लेंगे ताकि उन्हें हमें परेशान करने का कोई कारण न रहे। तलाक के बाद मैं उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाऊंगी, उन्हें बिना पैसे के जीवन की कठिनाइयों का अनुभव कराऊंगी और अंततः वे सुधर जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो लिन फेगियंग और सी शियाओहुई अब बहुत आराम से जी रहे थे। कठिनाइयों के बाद सुख सुविधाओं का स्वाद चखने के बाद वे घमंडी हो गए थे। अगर वह उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाती रही तो समय बीतने के साथ साथ वे अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। कठिनाई से सुख सुविधाओं की ओर जाना आसान है, लेकिन सुख सुविधाओं से कठिनाई की ओर जाना हर किसी के लिए स्वीकार्य नहीं होता। कई दशकों का अनुभव रखने वाली वेन यून टोंग याओ के समझाते ही समझ गई। उसे अपनी बेटी और दामाद के लिए और भी दुख हुआ। बच्चों का इस तरह की योजना बना पाना ये दर्शाता है कि वे कितने मजबूर हो गए थे। जब तक आप दोनों इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, तब तक इन मामलों पर बहस करने की जरूरत नहीं है। समझा? सी चेन और टोंग याओ ने एक साथ सिर हिलाया। टोंग याओ ने मन ही मन सोचा, अगर वह बहस करना भी चाहे तो भी वह ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि सी चेन इतना शांत स्वभाव का है मानो उसने कई बोतलें नींद की गोलियां निगल ली हो। उसने सी चेन को कभी भी अपना आपा खोते हुए नहीं देखा है। शायद अपने जीवन काल में सी चेन कभी भी आक्रामक स्वभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व अधीर और आसानी से क्रोधित होने वाले व्यक्ति का नहीं था। अस्पताल के वार्ड में कंबल बहुत मोटे नहीं थे, इसलिए टोंग याओ को पहले तो अच्छी नींद नहीं आई, लेकिन बाद में उसे कंबल के अंदर अचानक तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ, मानो वसंत आ गया हो। जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके और वेन यून के ऊपर अतिरिक्त कंबल पड़े हुए थे। पता चला कि सी चेन ने आधी रात को पास के वार्ड से कंबल लाकर दिए थे, क्योंकि उसने देखा कि याओहुई ठंड से परेशान हो रहे थे। चूंकि याओहुई अभी तक जागा नहीं था, इसलिए सी चेन ने एक और कंबल डालने के बजाय उसके ऊपर अतिरिक्त कपड़े डाल दिए। जब उसने टोंग याओ और वेन यून को जागते देखा तो उसने कंबलों को चौकोर आकार में समेटते हुए कहा, मैं नाश्ता करने जाते समय इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा।
अगर कोई समस्या हो तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से संपर्क कर लेना। उसने बिस्तर के बगल वाले लॉकर की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां गर्म पानी और रुई के फाहे रखे हैं। जब पिताजी जागें तो उनका श्वास यंत्र हटा देना और रुई के फाहे से उनके होंठ गीले कर देना। आप उन्हें थोड़ा सा गुनगुना पानी भी पिला सकते हैं। टोंग याओ ने उसे याद दिलाया, मुझे लगता है कि हमारे घर में सिर्फ चावल और आटा ही है। वे लोग वहां लंबे समय से नहीं रह रहे थे, इसलिए उनके पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं था। अब नए साल के दिन रेस्तरां और सब्जी मंडी बंद थे और खाने का सामान खरीदने के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई बात नहीं, अभी के लिए हम दलिया बना लेते हैं, वेन युन ने फुसफुसाते हुए कहा। 2-3 दिन में जब सब्जी मंडी दोबारा खुलेगी तो मैं कुछ किराने का सामान खरीदकर हम सबके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। अब जबकि उसका पति अभी तक नहीं जागा था, वेन युन को भूख भी नहीं लग रही थी। हम सी चेन ने सिर हिलाया, कंबल पकड़े और बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद याओहुई की नींद खुल गई। पूरे दिन और रात सोने के बाद याओहुई नींद से बेहाल था। टोंग याओ ने तुरंत उसका सांस लेने का यंत्र हटा दिया, लेकिन गले में खराश के कारण वह मुंह खोलने के बाद भी कुछ बोल नहीं पाया। पहले थोड़ा पानी पी लो, सी चेन की बात को दोहराते हुए वेन युन ने पहले अपने होंठ गीले किए और फिर उसे थोड़ा पानी पिलाया। जब उसका गला ठीक हो गया तो याओहुई ने पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? बोलते समय उसकी आवाज कर्कश थी। वेन युन और टोंग याओ को गहरा दुख हुआ। परिवार ने नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया था, लेकिन अब सभी अस्पताल में थे। तमाम विपत्तियों के बावजूद उन्हें इस बात की राहत थी कि वह ठीक था। वेन युन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपको उच्च रक्तचाप के कारण स्ट्रोक हुआ था। आपकी सर्जरी हो चुकी है और यह काफी सफल रही। कुछ दिनों तक आराम करने से आपका शरीर ठीक हो जाएगा। याओहुई को बेहोशी से पहले की घटनाएं याद आ रही थीं। धीरे धीरे कमरे में नजर घुमाते हुए उसने पूछा, शियाओचेन कहाँ है? 20 साल से अधिक समय से विवाहित होने के कारण वेन युन उसकी चिंताओं को समझती थी। उन्होंने अनुचित रूप से सी चेन को दोषी ठहराया था, जिससे उसे खेद हुआ और उसने आह भरी। शियाओचेन हमारे लिए दलिया बनाने वापस गया है, वह थोड़ी देर में लौट आएगा। दरअसल ये सुनकर याओहुई ने सी चेन की तलाश बंद कर दी और टोंग याओ से कहा, यह शियाओचेन की गलती नहीं थी, उस पर अपना गुस्सा मत निकालो। हालांकि सी चेन जीवन भर याओहुई की देखरेख में नहीं रहा, फिर भी उसने दूर से ही उसे बढ़ते हुए देखा है। अब जब वह उसका दामाद है तो याओहुई को उसमें और अपने सगे बेटे में कोई अंतर नहीं दिखता। याओहुई नहीं चाहता था कि उसकी अपनी समस्या का असर अगली पीढ़ी के रिश्तों पर पड़े। अब भी याओहुई को सी चेन के साथ अपने रिश्ते को लेकर चिंता थी। अपने दिल में गहरी संवेदना महसूस करते हुए टोंग याओ, जिसने अपने पिछले जीवन में कभी ऐसी गर्मजोशी महसूस नहीं की थी, ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने अपना गुस्सा उन पर नहीं निकाला। चूंकि याओहुई अभी अभी जागा था, इसलिए टोंग याओ अभी तलाक के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि वह बहुत भावुक हो जाएगा। याओहुई ने सहमति में सिर हिलाया। वेन युन ने सलाह दी, तुम अभी अभी सोकर उठी हो, इसलिए ज्यादा मेहनत मत करो। याओ याओ अब समझदार हो गई है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें बस शांति से ठीक होना है, किसी भी बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं होगा। याओहुई ने सहमति में गुनगुनाया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सी चेन 1 घंटे से अधिक समय तक बाहर रहा। जब वह लौटा तो वह कम वसा वाले मांस का दलिया और कुछ अंडे के पैनकेक लाया। हालांकि याओहुई को अभी केवल तरल आहार ही लेना था, इसलिए वह अंडे के पैनकेक नहीं खा सकता था। तुम्हें कम वसा वाला मांस और अंडे कहाँ से मिले? टोंग याओ आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने सोचा था कि उन्हें केवल सादा चावल का दलिया ही मिल पाएगा। याओहुई के जागने के बाद उसकी भूख वापस आ गई और उसने जल्दी से 2 अंडे के पैनकेक खा लिए। मैंने इन्हें डॉक्टर चेन के यहाँ से उधार लिया है, मैं इन्हें बाद में लौटा दूंगा, सी चेन ने समझाया। खाना खाने के बाद सी चेन ने याओहुई को सामान्य वार्ड में भर्ती करा दिया। याओहुई का स्वास्थ्य अच्छा था और जागने और कुछ खाने के बाद उसका मनोबल काफी बढ़ गया। हालांकि याओहुई की सर्जरी सफल रही, लेकिन मस्तिष्क की सर्जरी होने के कारण उसे 2 सप्ताह तक अस्पताल में रहना पड़ा। सौभाग्य से टोंग परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था और उन्हें चिकित्सा खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ी। अब जब उसकी हालत स्थिर हो गई थी तो सभी को राहत मिली। दोपहर को वेन युन घर गई और बिल्ली के कटोरे में और खाना डाला, फिर नए साल से पहले खरीदा हुआ कुछ राशन परिवार के कमरे में ले आए। उसने कुछ खाना पकाया और अस्पताल ले गई।
इस तरह उन्होंने अस्पताल में नए साल का जश्न मनाया। टोंग याओ और सी चेन ने मूल रूप से अस्पताल में रात बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन याहुई अपने जिद्दी स्वभाव के कारण परिवार के क्वार्टर में वापस जाने पर अड़ी रही। घर वापस जाओ और वहीं रहो। जब तुम्हारे पिता जिद्दी हो जाते हैं तो वे बिल्कुल खच्चर की तरह हो जाते हैं। क्या तुम अभी तक उनका स्वभाव नहीं जानते? वेन युन ने उनसे भी वापस जाने का आग्रह किया। कोई और विकल्प न होने पर टोंग याओ सी चेन के साथ पारिवारिक क्वार्टर में उनके घर वापस चली गई। सोने से पहले सी चेन ने तलाक के 2 समझौते लिखे। टोंग याओ ने उन्हें पढ़ा और पाया कि उसने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या इस व्यक्ति को इस बात का डर नहीं था कि वह सारी संपत्ति लेकर किसी और से शादी कर लेगी? अपने पिछले जन्म में सी चेन की प्रतिष्ठा के बारे में सोचते हुए टोंग याओ को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। उसकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैली हुई थी, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके लिए एक बार जब उसकी प्रसिद्धि इतनी स्थापित हो जाती है तो पैसा मायने नहीं रखता। उसने कलम उठाए और दृढ़ता से अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तुम कल अपनी माँ और बहन को तलाक का समझौता दिखा देना। उनसे कहना कि वे मेरे माता पिता को परेशान करना बंद कर दें। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले टोंग याओ को पछतावा हुआ। उसने सोचा कि क्या उसकी बातों से सी चेन को दुख पहुंचा होगा। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि सी चेन बिना किसी भाव के तलाक के समझौते को छुपा रहा है। हमें कल सुबह जल्दी उठना है, अभी सो जाना बेहतर है। हालांकि इस तलाक का मकसद लिन फेगियन से निपटना था, लेकिन टोंग याओ को अजीब सा महसूस हो रहा था। यहां तक कि उसके और सी चेन के बीच का माहौल भी कुछ अटपटा सा लग रहा था। शायद तलाक के समझौते की वजह से उस रात उसे अच्छी नींद नहीं आई। वह सुबह जल्दी उठ गई। उसे लगा कि वह उन सब में सबसे पहले उठी है, लेकिन सी चेन ने नाश्ता पहले ही बना लिया था। उसे जागते देख सी चेन ने पूछा, तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोई? मुझे अब नींद नहीं आ रही है, मैं पापा और मम्मी के लिए नाश्ता लेकर जाऊंगी, टोंग याओ ने कहा। मैंने ये कर लिया है। जाने से पहले नाश्ता कर लेना। बाहर ठंड है, गर्म कपड़े पहनना याद रखना। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जाने से पहले सी चेन जानबूझकर कमरे में वापस गया और तलाक का समझौता उठा लिया। टोंग याओ जानती थी कि वह लिन फेगियन से मिलने जा रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने लिन फेगियन को दिखाने के लिए तलाक का प्रस्ताव रखा था, और अब जब समझौता हो चुका था तो उसे स्वाभाविक रूप से लिन फेगियन को सूचित करना ही था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या लिन फेगियन तलाक के समझौते को देखकर दोबारा आत्महत्या करने की कोशिश करेगी, उसे इसकी परवाह नहीं थी। बेशक वह ये नहीं भूली थी कि लिन मान भी इस मामले में शामिल था। जैसे ही उसके पिता अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे, वह निश्चित रूप से लिन मान से हिसाब बराबर करेगी। इस दौरान सी चेन सीधे लिन फेगियन से मिलने नहीं गई, बल्कि फोन करने के लिए एक बूथ पर गई। सी बोई और झांग लिजुआन नव वर्ष के लिए घर लौटे थे। वे शहर में रहने के आदी थे, इसलिए अचानक घर लौटना दोनों के लिए अजीब सा लगा। अगर चेन जिनलान ने नए साल के लिए दंपति को गांव लौटने के लिए दृढ़ता से आग्रह न किया होता तो वे ऐसा करने को तैयार नहीं होते। जब सी चेन का फोन आया तो सी बोई चेन जिनलान के घर पकौड़ी खाने जाने की योजना बना रहा था। नए साल के पहले दिन सी चेन का फोन आने पर उसने सोचा कि कुछ हुआ है और घबरा कर पूछा, भाई क्या हमारी माँ को कुछ हुआ? जब से लिन फेगियन ने चूहे मारने की दवा पी थी तब से सी बोई का उनसे संपर्क टूट गया था। अब सी चेन का फोन आने पर सबसे पहले उसके मन में लिन फेगियन का ही ख्याल आया। बिना लाग लपेट के सी चेन सीधे मुद्दे पर आया और बोला, उसने और शियाहुई ने याओयाओ के पिता को अस्पताल पहुंचा दिया। मैंने अब याओयाओ से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। दुकान उसने अकेले ही संभाली है। इन 2 सालों में मैंने ज्यादा कमाई नहीं की, इसलिए मैं खाली हाथ जा रहा हूं। अब से हमारे परिवार का इस चाय की दुकान से कोई संबंध नहीं रहेगा। याओयाओ इसे संभालने के लिए किसी और को ढूंढ लेगी और आप लोगों को अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सी बोई को इस दौरान इतनी सारी घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उनकी मां ने जो किया वह काफी था, और अब तो उन्होंने टोंग याओहुई को अस्पताल भी भेज दिया था। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा सी बोई परेशान होता जाता। उसके भाई ने कई सालों तक कष्ट सहा था, और जब आखिरकार उसकी शादी हुई और उसने एक अच्छा जीवन जीना शुरू किया तो उनकी मां ने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। भाई, तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहिए। एक बार तलाक दे दो तो उसके जैसी दूसरी पत्नी तुम्हें कहाँ मिलेगी? सी चेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जैसे परिवार को कौन स्वीकार करेगा?
सी बोई का गला रुंध गया और वह घबराकर बोली, भाई, अपनी पत्नी और चाचा टोंग से दिल से माफी मांग लो और हमारी माँ की चिंता करना छोड़ दो। तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत प्यार करने वाले दंपत्ति हो। उसे अपना वैवाहिक जीवन बर्बाद नहीं करने दो। माँ के लिए अब हमारा कोई महत्व नहीं है, वरना वह ये सब नहीं करती। तुम्हारी माँ ने पकौड़े बना लिए हैं और अगर तुम जल्दी नहीं आए तो वे ठंडे हो जाएंगे। झांग लिजुआन को लगा कि लिन फेगियन का फोन है और वह इससे नाखुश थी। वह दरवाजे पर खड़ी होकर बेसब्री से सी बोई को बुलाने लगी। तुम पहले जाकर खाना खा लो। उसके भाई का तलाक होने वाला था और उसकी नौकरी भी जाने वाली थी। सी बोई को खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। झांग लिजुआन ने आंखें घुमाते हुए कहा, माँ ने तुम्हें कई बार बुलाया है। क्या तुम खाना खाने के बाद बात नहीं कर सकती? अपनी सास के गुस्से को देखकर झांग लिजुआन पहले से ही चिढ़ जाती थी। और फिर चूहे मारने की घटना। झांग लिजुआन चाहती थी कि काश वह सच में मर जाती। अच्छा होता अगर वह सचमुच मर गई होती, इससे वे गांव में बदनामी से बच जाते। आप पहले खाना खा लीजिए। झांग लिजुआन की आवाज सुनकर सी चेन ने कहा, मैंने आपको दुकान के स्थानांतरण के बारे में सूचित करने के लिए ही फोन किया था। भाई, क्या तुम सचमुच भाभी को तलाक देने जा रहे हो? तुम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। तलाक लेना बहुत दुख की बात होगी। सी बोई जानता था कि वह अपने भाई के लिए ऐसे फैसले नहीं ले सकता, लेकिन वह उससे बहुत प्यार करता था। सी चेन कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला, मुझे कुछ और काम है। मैं फोन रख रहा हूं। उसके बाद उसने फोन काट दिया। झांग लिजुआन ने सी बोई को भाई चिल्लाते हुए सुनकर समझ लिया कि फोन सी चेन का है। वह दौड़कर उसके पास गई और बोली, तुम पहले क्या कह रहे थे? क्या भाई भाभी को तलाक देने वाले हैं? क्या माँ ठीक नहीं हुई? आखिर वे तलाक क्यों लेंगे? सच कहूं तो झांग लिजुआन नहीं चाहती थी कि टोंग याओ अभी सी चेन से तलाक ले। अपनी काबिलियत और संपर्कों के दम पर वह किसी भी दूसरी महिला के मुकाबले उन्हें अच्छी खासी रकम दिलवा सकती थी। मां ने भाभी के पिता को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, इसलिए गुस्से में आकर भाभी ने तलाक लेने का फैसला किया। अब तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सी बोई को तलाक समझौते का उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि यह तलाक प्रमाण पत्र के समान ही कार्य करेगा। बो यी ने आगे कहा, भाई बिना पैसे के जा रहे हैं और अब से यह मिल्क टी शॉप मेरी भाभी की है। नए साल के बाद हमें काम नहीं करना पड़ेगा। क्या? ये सुनकर झांग लिजुआन भड़क उठी। तलाक ही नहीं, बल्कि सी चेन का सब कुछ छोड़कर चले जाना। क्या तब वे दोनों बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? झांग लिजुआन अब और शांत नहीं रह सकी। भाई इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? जब कोई जोड़ा तलाक लेता है तो ये पुरुष नहीं होता जिसे सब कुछ छोड़कर जाना चाहिए। मैंने जो देखा है उसके अनुसार हमेशा महिलाएं ही होती हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये सारी चीजें भाभी ने खरीदी थीं। उन्हें खाली हाथ क्यों जाना चाहिए? सी बोई के नैतिक मूल्य बहुत प्रबल थे। उनके परिवार ने शादी और दुकान खोलने में ज्यादा खर्च नहीं किया था, क्योंकि ज्यादातर पैसा तोंग याओ के परिवार से आया था। तलाक के बाद उन्हें खाली हाथ क्यों जाना चाहिए? पैसों के लिए अनैतिक काम करना ठीक नहीं है। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? झांग लिजुआन गुस्से से बोली, हमने अभी सुना है कि शहर में नए अपार्टमेंट बन रहे हैं। अगर हम घर खरीदते तो भविष्य में हमारा बच्चा शहर के स्कूल में पढ़ पाता। अब जब ऐसा हो गया है तो क्या हमें भूखे मरना पड़ेगा? सी बोई भी बहुत परेशान था, लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं था। अचानक झांग लिजुआन के मन में एक विचार आया और उसने उत्साह से कहा, क्यों ना हम भाभी से उनकी दुकान पर काम जारी रखने के लिए बात करें। आखिर हमने उन्हें नाराज तो नहीं किया है और उन्हें वैसे भी दुकान संभालने के लिए किसी की जरूरत होगी। बेहतर होगा अगर हम ये काम संभाल लें, इससे उनकी चिंता दूर हो जाएगी। माँ ने अपने पिता के साथ जो किया है उसके बाद हम भाभी से आमने सामने कैसे बात कर सकते हैं? जब भी सी बोई को लिन फेगियन के किए की याद आती तो उसे टोंग याओ का सामना करने में शर्माती थी। अगर इससे भी काम नहीं बना और उससे भी नहीं बना तो हम क्या करें? क्या हम सबको भूख से मरना पड़ेगा? झांग लिजुआन जितना ज्यादा इस बारे में सोचती उतना ही गुस्सा होती जाती और शिकायत करते हुए बोली, ये सब माँ की गलती है। उन्हें चैन से जीना नहीं था, इसलिए उन्होंने झगड़ा खड़ा किया। अब उन्होंने मेरे भाई की शादी और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं कितनी बदनसीब हूं कि मुझे ऐसी सास मिली। उसकी सास की बजाय उसके ससुर की मृत्यु क्यों हुई? इन सारी समस्याओं को पैदा करने के बजाय वह चूहे मारने की दवा पीकर मर भी सकती थी। इस समय गांव के सभी लोग उन पर हंस रहे हैं।
जब भी वह बाहर जाती और गांव के किसी व्यक्ति से मिलती तो वे शरारती अंदाज में उससे पूछते कि क्योटो में उसकी सास और सी वेइमिन कैसे हैं। कुछ लोग तो और भी शरारती अंदाज में ये भी कहते कि उसकी सास उसके सौतेले भाई या बहन को जन्म दे सकती है, जिससे वह चिढ़ जाती और बात झगड़े तक पहुंच जाती। सी बॉय ने उदास चेहरे के साथ गहरी आह भरी, चलो खाना खाते हैं। नया साल था और सब कुछ हो चुका था। अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। उसे यकीन था कि उसके भाई की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब होगी। मैं ये सब सोचते हुए खाना कैसे खा सकती हूँ? सच कहूँ तो अगर हमारी मिल्क टी शॉप की नौकरी चली गई तो मैं ऐसा दिखावा करूंगी जैसे मेरी ये सास है ही नहीं, और उसे कभी माँ नहीं कहूंगी। उसे मुझसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं बुढ़ापे में उसकी देखभाल करूंगी। मैंने आज तक ऐसी नीच सास नहीं देखी। क्या मेरे भाई की खुशी उसके लिए कोई समस्या है? खाओ खाओ खाओ। उनकी आय का एकमात्र स्रोत तो छिन ही रहा है, फिर भी उन्हें खाना है। भला खाने का मन किससे होगा? पुलिस के दरवाजे पर आते देख सी शियाओहुई भी डर गई। उसने लिन फेगियन का हाथ पकड़कर पूछा, माँ क्या मेरे चाचा ने सोंग यू को मार डाला होगा? इसके अलावा उसे सोंग यू के अचानक गायब होने का कोई और कारण समझ नहीं आ रहा था। उस समय लिन फेगियन का चेहरा पीला पड़ गया, मानो वह बुरी तरह डर गई हो। उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, बकवास करना बंद करो। कल से अब तक दोनों महिलाएं बेचैन थीं। सी वेइमिन के बिना उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना मुख्य सहारा खो दिया हो, और वे समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। जब उन्होंने देखा कि पकौड़े लगभग ठंडे हो चुके हैं और सी वेइमिन अभी तक नहीं लौटी हैं, तो लिन फेगियन ने चॉपस्टिक उठाकर सी शियाओहुई को दे दी। ये पकौड़े जल्दी खा लो, देर करने पर ये ठंडे हो जाएंगे। खाने के बाद हम पुलिस स्टेशन जाकर पता लगाएंगे कि तुम्हारे चाचा के साथ क्या हो रहा है। घर पर बैठकर चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा कि पुलिस स्टेशन जाकर और जानकारी हासिल कर लें। जैसे ही सी शियाओहुई ने पुलिस स्टेशन जाने के बारे में सुना, वह तुरंत डर गई। माँ, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रही। अगर आपको जाना ही है तो खुद जाए। शायद चाचा आज रात वापस आ जाए। हमें पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? सोंग यू के गायब होने के बाद से जब भी कोई सोंग यू का नाम लेता वह डर जाती थी। भला वह पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? हालांकि उसने सोंग यू के साथ कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसके चाचा ने। खैर, उसके चाचा ने ये सब उसी के लिए किया। लिन फेगियन कुछ कहने ही वाली थी कि बाहर से दस्तक सुनाई दी। इस इलाके में आमतौर पर बहुत कम लोग आते थे, इसलिए सी शियाओहुई खुशी से झूम उठी। देखो, मैंने कहा था ना कि अंकल जल्दी वापस आ जाएंगे। लिन फेगियन भी मुस्कुराए और दोनों खुशी खुशी सी वेइमिन का स्वागत करने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे दंग रह गईं। जियाओ चेन, भाई, टोंग याओहुई के इतना क्रोधित हो जाने और अस्पताल में भर्ती होने की घटना ने लिन फेगियन और सी शियाओहुई को अब सी चेन को देखकर अपराधबोध महसूस कराया। शियाओ चेन, क्या तुमने खाना खा लिया है? मैंने अभी अभी पकौड़ी बनाई है, अंदर आओ और कुछ खा लो। लिन फेगियन ने सी चेन को घर में आमंत्रित किया। सी वेइमिन के मुसीबत में होने के कारण उसका बड़ा बेटा बहुत कुछ जानता था और शायद मदद कर सकता था। सी चेन ने उसके निमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया। उसने भावहीनता से कहा, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैंने याओयाओ से तलाक ले लिया है। हमने तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसलिए अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आपको बार बार आकर परेशानी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही मैंने सब कुछ साफ सुथरा तरीके से खत्म कर दिया है। मिल्क टी शॉप से मेरा कोई लेना देना नहीं है और बोई और लिजुआन अब वहां काम नहीं कर सकते। तुम इस मामले को इतनी आसानी से कैसे सुलझा सकते हो? लिन फेगियन अवाक रह गई। तुम्हारे चाचा ने कहा कि यह वैवाहिक संपत्ति है और इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। मिल्क टी शॉप और उपनगर में जमीन के एक टुकड़े में तुम्हारा हिस्सा है। अगर टोंग याओ तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं देती है तो तुम उस पर अदालत में मुकदमा कर सकते हो। मुझे इसमें हिस्सा क्यों मिलना चाहिए? सी चेन ने उससे पूछा। मैंने शादी या दुकान खोलने में एक पैसा भी खर्च नहीं किया। दुकान में निवेश करने के लिए दहेज का पैसा इस्तेमाल किया गया था, इसका सी परिवार से क्या लेना देना है? भाई, कहीं तुम उलझन में तो नहीं पड़ रहे? सी शियाओहुई ने झुंझलाहट में कहा। भले ही इसका कोई मतलब न हो, लेकिन तलाक के दौरान हमें और संपत्ति ले लेनी चाहिए। वरना क्या तुम अपनी जवानी के 2 साल यूं ही बर्बाद नहीं कर दोगे? तुम उससे तलाक ले ही रहे हो तो क्यों न पूरी तरह से ले लो। उसके भावनाओं का ख्याल क्यों रख रहे हो? तलाक के दौरान कौन ज्यादा से ज्यादा संपत्ति पर दावा नहीं करना चाहता? आखिर उसका भाई इतनी बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है?
हालांकि वह अपने भाई द्वारा टोंग याओ को तलाक देने के समय को लेकर नाराज थी। अब क्यों? पहले क्यों नहीं? बाद में क्यों नहीं? उनका तलाक ऐसे समय हुआ है जब उनके चाचा मुश्किलों में घिरे हैं। अगर उनके चाचा जेल चले जाते हैं, उनका बड़ा भाई तलाकशुदा और अपनी संपत्ति खो देता है, उनका दूसरा भाई बेरोजगार हो जाता है, तो क्या उनका परिवार फिर से अपनी पुरानी गरीबी भरी जीवनशैली में लौट जाएगा? समृद्धि का स्वाद चखने के बाद सी शियाओहुई को गरीबी के उन दिनों में लौटने से डर लगता था जब उनके पास खाने पीने और पहनने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त होता था। लिन फेगियंग और सी शियाओहुई के विचार मिलते जुलते थे। उनका पैतृक घर अभी तक बना भी नहीं था। उसने पहले गांव में नए घर के निर्माण का दावा किया था। अगर अब सब कुछ बर्बाद हो गया और उसके छोटे बेटे की नौकरी भी चली गई, तो वह गांव का सामना कैसे कर पाएगी? लिन फेगियन को सी चेन पर इतनी जल्दी तलाक के लिए दबाव डालने पर पछतावा होने लगा। अब जब सी वेइमिन वापस नहीं लौटी तो वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। शियाओ चेन, क्यों न हम तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले कुछ समय इंतजार करें, जब तक तुम्हारे चाचा वापस नहीं आ जाते। सी शियाओहुई और लिन फेगियन की प्रतिक्रिया देखकर सी चेन का चेहरा ठंडा पड़ गया। तलाक का समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि याओ याओ और मेरा तलाक हो चुका है। अब आपको उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सचमुच किसी इमारत से कूद भी जाएं, तो भी वह आपको रोकने के लिए बाध्य नहीं है। ये सुनकर सी शियाओहुई बौखला गई। तलाक में तुम्हें उससे एक पैसा भी नहीं मिला। बात यही खत्म नहीं होती। अगर हमारी माँ गुस्से में आकर अपनी दुकान के सामने फांसी लगा ले, तो देखते हैं कि वह अपना कारोबार कैसे चलाती है। वह टोंग याओ की मिल्क टी की दुकान संभालने के बारे में सोच रही थी। अगर उसका बड़ा भाई खाली हाथ चला जाए तो वह मालिक कैसे बन सकती है? सी चेन ने कोई भावना नहीं दिखाई, बस दुकान का बाहरी हिस्सा बदल दो। सी शियाओहुई का गला भर आया, फिर उसने अनजाने में लिन फेगियन की ओर देखा। माँ, बड़े भाई का दिमाग खराब हो गया है, कुछ बोलो। लिन फेगियन भी चिंतित थी, लेकिन अब जब शादी टूट चुकी थी तो क्या किया जा सकता था? आखिरकार उसी ने अपने बड़े बेटे को तलाक के लिए मजबूर किया था, जिसके कारण उसने सब कुछ खो दिया था। अब उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। सौभाग्य से उनके बड़े बेटे की अस्पताल में नौकरी अभी भी सुरक्षित थी। फिलहाल प्राथमिकता ये पता लगाना था कि सी वेइमिन को इस स्थिति से कैसे निकाला जाए। ये सोचकर उसने जल्दी से अपने बड़े बेटे को शांत करने की कोशिश की। शाओ चेन, अगर तुम्हारा और याओ याओ का तलाक हो गया है तो बात खत्म। मैं भविष्य में तुम्हारे लिए एक और अच्छी लड़की लाऊंगी, मैं गारंटी देती हूं कि वह भी शहर की ही होगी। लेकिन अभी हमें ये सोचने में मदद करो कि हम तुम्हारे चाचा की मदद कैसे करें। पुलिस उन्हें ले गई है। सी चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, उसने सोंग यू के साथ क्या किया? लिन फेगियन घबराई हुई लग रही थी। तुम्हारे चाचा सोंग यू का क्या बिगाड़ सकते हैं? सी चेन ने सी शियाओहुई के दोषी भाव को देखकर ठंडे लहजे में कहा, पुलिस इसकी पूरी तरह से जांच करेगी। सी चेन की यह बात सुनकर सी शियाओहुई और लिन फेगियन दोनों और भी घबरा गईं। कुछ देर बाद लिन फेगियन ने आखिरकार सच सच बताया। शाओ चेन, दरअसल सोंग यू कुछ दिन पहले शियाओहुई से मिलने आई थी, फिर तुम्हारे चाचा के साथ बाहर चली गई। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब पुलिस तुम्हारे चाचा को ले गई है और हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। बोलते हुए उसने उससे विनती की, उसने उस समय जो भी किया हो वह अब भी तुम्हारा चाचा है और तुम्हारा इकलौता चाचा है। मुझे विश्वास है कि अगर वह जीवित होता तो तुम्हारे चाचा को मुसीबत में पड़ते हुए चुपचाप नहीं देखता। हमारी और तुम्हारे पिता की खातिर क्या तुम कृपया पुलिस स्टेशन जाकर पता लगा सकते हो कि क्या हो रहा है? लिन फेगियन और सी शियाओहुई को कुछ भी पता नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है, इसलिए वे केवल सी चेन पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकती थीं। अगर सी वेइमिन कानून को चुनौती देने की हिम्मत करता है तो उसे कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे। किसी से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है। सी चेन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि सोंग यू के गायब होने का सी वेइमिन से कुछ संबंध है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सी चेन की बातों से लिन फेगियन और सी शियाओहुई का चेहरा पीला पड़ गया। अगर सी चेन को भी लगता है कि सोंग यू के गायब होने का संबंध सी वेइमिन से है, तो क्या ये सच हो सकता है? सी वेइमिन की बिना वजह की कई हरकतों के बारे में और सोचते हुए लिन फेगियन लगभग बेहोश हो गई। हम क्या करें? आपके चाचा इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते, है ना? अगर वह होश में होता तो उसने उस समय ऐसा नहीं किया होता। सी चेन ने पलटवार किया।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन फेगियंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सी चेन ने उसकी तरफ एक पल भी नहीं देखा और बाहर चला गया। सी शियाहुई सी चेन को रोकना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। इसके बजाय उसने लिन फेगियंग की ओर मुड़कर पूछा, माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? लिन फेगियंग एक साधारण, कम पढ़ी लिखी ग्रामीण महिला थी जो अभी अभी शहर आई थी। शहरवासियों से उसका कोई खास संपर्क नहीं था और उसका मन अभी भी गांव में ही बसा हुआ था। उसे क्या करना चाहिए, ये भला उसे कैसे पता चलता? लेकिन वह सी वेइमिन को लेकर चिंतित थी और उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और पता लगाते हैं कि मामला क्या है। तुम जाओ अगर जाना चाहते हो। मैं नहीं जा रही। सी शियाहुई को पुलिस स्टेशन जाने से डर लग रहा था। मन ही मन उसे डर था कि अगर उसके चाचा सच में मुसीबत में पड़ गए तो उसका और उसकी मां का क्या होगा। हाल के दिनों में उसके चाचा का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था और उन्होंने उसे ज्यादा पैसे नहीं दिए थे। उसने पहले ही उनमें से अधिकांश खर्च कर दिए थे। उसकी मां गांव से जो पैसे लाई थी वो भी लगभग खत्म हो चुके थे। अगर उसके चाचा किसी मुसीबत में फंस जाते तो वे किराया भी नहीं दे पाते। ठीक है, मैं अकेले जा रही हूं, लिन फेगियन ने सी वेइमिन से निराशा व्यक्त करते हुए कहा। ये बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे चाचा तुम्हें इतना प्यार करते हैं, लेकिन अब जब वे मुसीबत में हैं तो तुम उनसे मिलना तक नहीं चाहती। सी शियाहुई को अन्याय का एहसास हुआ और उसने अपना बचाव करते हुए कहा, अगर उन्हें लगे कि मैं चाचा के साथ मिली हुई हूं और मुझे भी गिरफ्तार कर ले तो क्या होगा? लिन फेगियन स्तब्ध रह गई। सी वेइमिन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, वह अपनी बेटी की गिरफ्तारी का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अंततः उन्होंने फैसला किया कि उनमें से कोई भी नहीं जाएगा और कुछ दिनों तक घर पर ही इंतजार करेगा। लेकिन अच्छी खबर के बजाय उन्हें केवल बुरी खबर ही सुनने को मिली। पुलिस ने सुरागों का पीछा किया और पता लगाया कि सी वेइमिन ने सोंग यू को बेच दिया था। सी वेइमिन द्वारा दिए गए सुरागों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने आगे की जांच की और पाया कि सोंग यू को दोबारा बेचा गया था, लेकिन वे ये पता नहीं लगा पाए कि उसे ठीक कहाँ बेचा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सी वेइमिन ने पहले भी कई बार लोगों को अवैध कारखानों में बेचा था। इससे पहले भी वह कई अपहरणों में शामिल रहा था और स्थानीय निवासी होने का फायदा उठाकर उसने कई लोगों को धोखा देकर बेचा था। युआन केजेन से मिलने के बाद उन्होंने धीरे धीरे ऐसा करना बंद कर दिया था। अगर सोंग यू की घटना न हुई होती तो सी वेइमिन द्वारा किए गए अपराध शायद हमेशा के लिए अनदेखे रह जाते। इस बार उन्होंने अनजाने में एक महत्वपूर्ण मामले का पर्दाफाश कर दिया था। दुर्भाग्य से सी वेइमिन के साथ अपराध करने वाले अन्य अपराधियों में से कोई भी नहीं मिला। सी वेइमिन के नाम पर मौजूद सभी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। सी वेइमिन के अपराधों की गंभीरता को देखते हुए संभावना है कि वह लंबे समय तक जेल में रहेगा। ये खबर सुनकर सी शियाहुई और लिन फेगियन दोनों ही स्तब्ध रह गईं। उनके उकसावे के कारण उनके बड़े बेटे की शादी टूट गई थी, उनके छोटे बेटे की नौकरी चली गई थी, किराया देने का समय नजदीक आ रहा था और सी वेइमिन के अपहरण की खबर गांव में पहुंच चुकी थी। हाल ही में घर पर काफी हंगामा मच गया था। सोन परिवार ने गांव में कई बार हंगामा किया था, जिसके चलते सी बोई और झांग लेजुआन दोनों को शहर जाना पड़ा। इस समय वे अपने गृहनगर भी नहीं लौट सकते थे। छुट्टियों से ठीक पहले वे आराम से रह रही थीं, कपड़े खरीद रही थीं और अपने बल संवार रही थीं। लेकिन आधे महीने से भी कम समय में उन्हें अचानक घर से निकाल दिया गया। लिन फेगियन और सी शियाहुई इस अप्रत्याशित घटना को स्वीकार नहीं कर पाईं और कई दिनों तक रोती रहीं। किराया चुकाने की तारीख नजदीक आते देख और मकान मालिक को अपने दरवाजे पर दस्तक देते देख उन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। ये समझते हुए कि वे इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, लिन फेगियन ने सी चेन से ऋण लेने का फैसला किया। हालांकि उसे न केवल ये पता चला कि सी चेन आसपास नहीं है, बल्कि वह विदेश जाने वाला है। ये खबर सुनकर उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो और वह अस्पताल के गलियारे में गिर पड़ी। सी शियाहुई को बेहद अपमान महसूस हुआ। किसी तरह अपनी मां को अस्पताल से बाहर निकालने के बाद उन्होंने काफी देर तक सोचा और फिर लिन मान से मदद मांगने का फैसला किया। जब लिन मान को पता चला कि सी वेइमिन को जेल होने वाली है, सी चेन ने टोंग याओ को तलाक दे दिया है और वो विदेश जाने की योजना भी बना रहा है, तो उसे जीत का एहसास हुआ और उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। चूंकि सी चेन विदेश जा रही थी, इसलिए लिन फेगियन और सी शियाहुई का लिन मान के लिए कोई उपयोग नहीं रह गया था। लिन मान उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी और उसने तुरंत उनके ऋण के अनुरोध को अस्वीकार करने का रास्ता खोज निकाला। आंटी लिन शियाहुई, मैं सचमुच आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। मैंने बहुत समय से काम नहीं किया है।
मेरी माँ अब भी मुझसे हर महीने घर के खर्चों में योगदान देने की उम्मीद करती है। मेरे पास सचमुच कोई पैसा नहीं है। माँ बेटी की इस जोड़ी ने बड़ी धृष्टता दिखाई जब उन्होंने उससे 100 युआन मांगे, जबकि वे उससे ठीक से जानती भी नहीं थी। जब कोई पारिवारिक बाध्यता नहीं है तो वह उन्हें इतना पैसा क्यों उधार दे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऋण के लिए अपनी पहली अर्जी खारिज होने पर लिन फेगियन इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। फिर भी सी शियाहुई ने बेबाकी से जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास 100 नहीं भी हैं, तो 30 या 50 युआन तो होंगे ही, है ना। वह अपने उस तीखे लहजे को बदलना भूल गई जिसे वह अच्छे दिनों में इस्तेमाल करती थी। लिन मान के प्रति उसका लहजा ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी से पैसे उधार लिए हों। लिन मान की आंखों में तिरस्कार का भाव झलक उठा और उसका जवाब बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। अगर मेरे पास 30 या 50 युआन भी हों तो मैं तुम्हें सारे उधार नहीं दे सकता, है ना। कहते हैं ना कि आपात स्थिति में मदद करनी चाहिए, गरीबी में नहीं। अगर तुम सचमुच कंगाल हो तो तुम्हें सी चेन या अपने छोटे बेटे से पैसे मांगने चाहिए। मुझसे, एक अजनबी से, पैसे मांगना ठीक नहीं है। शर्म से लिन फेगियन ने अपना सिर झुका लिया मानो वह मर जाना चाहती हो। अब उसे समझ आया कि लिन मान का उसके प्रति विनम्र व्यवहार केवल उसके बेटों और उनके सी वेइमिन से संबंध के कारण ही था। अब जब उसका बड़ा बेटा विदेश जा रहा था और सी वेइमिन जेल में था, तो वह किराया भी नहीं दे पा रही थी। लिन मान का असली चरित्र सामने आ गया। जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके लिन फेगियन को गहरा अफसोस हुआ। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सी शियाहुई ने लिन मान की ओर उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा, लिन मान, तुम्हारा असली चेहरा क्या है। हमने तुमसे बस एक छोटा सा कर्ज मांगा था, अगर तुम नहीं दे सकते तो ठीक है। अगर तुम अभी हमें कर्ज दोगे भी तो हम उसे नहीं लेंगे। लिन मान ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम तो वाकई कुछ खास हो। अगर तुम्हें इतना घमंड है तो जाओ और खुद पैसे कमाओ। उम्मीद है फिर कभी अपने छोटे भाई से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। ये तुम्हारा काम नहीं है, सी शियाहुई ने लिन मान को घूरते हुए कहा, उसका चेहरा शत्रुता से भरा हुआ था। ये शब्द सुनकर लिन मान को शक हुआ कि वे शायद उसके छोटे बेटे को पैसे के लिए बुलाने की योजना बना रहे हैं। इससे उसे टोंग शियान कियाओ और लिन सिचेन की याद आ गई, वे लोग जो काम करने से इनकार करते थे और काम करने वालों का शोषण करते थे। उसने लिन फेगियन की ओर मुड़कर कहा, अनावश्यक समस्याएं खड़ी करके अपने बड़े बेटे की शादी बर्बाद कर दी। अब पछता रही हो क्योंकि तुम खुद अपना पेट नहीं भर सकती और अपने छोटे बेटे का शोषण कर रही हो। वाकई बदनसीब है उन्हें तुम्हारे जैसी मां मिली है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन फेगियन को भी पछतावा हुआ, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, बल्कि इसलिए कि वह अपनी मौजूदा कठिनाई को सहन नहीं कर पा रही थी। जो कुछ भी हो चुका था, अब पछताने का क्या फायदा। सी शियाहुई ने अपने भाई के टोंग याओ से तलाक को लिन मान से नहीं जोड़ा था, लेकिन लिन मान की बातें सुनकर उसे अचानक समझ आ गया, क्या उनके तलाक के लिए लिन मान कम से कम कुछ हद तक जिम्मेदार नहीं थी। ये जानकर सी शियाहुई ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुमने उनके बीच झगड़ा न करवाया होता तो मेरी माँ उनकी शादी तोड़ने के लिए इतनी उत्सुक न होती। क्या तुमने ही यह सुझाव नहीं दिया था कि हम मेरे भाई के बच्चे को यहाँ ले आएं? लिन मान ने उपहास उड़ाते हुए स्वीकार किया, हाँ, यह मेरा ही सुझाव था, लेकिन तब तोंग याओ और सी चेन का तलाक नहीं हुआ था, है ना। अगर तुमने मेरे चाचा को इतना परेशान न किया होता कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तो क्या तोंग याओ सी चेन को तलाक दे देती। सी शियाहुई के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसके भाई के तलाक में कुछ हद तक उसकी भी गलती थी, लेकिन पूरी तरह से उसकी नहीं। उसकी माँ का भी इसमें हाथ था। अगर उसकी माँ ने लगातार अपनी मौत का जिक्र न किया होता और पकौड़ी देने पर जोर न दिया होता, तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ होता। सी शियाहुई की बेचैनी देखकर लिन मान को और भी संतुष्टि मिली। उसने उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गरीब गांव से क्योटो आकर आप खुद को किसी शानदार मोर की तरह समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है। एक गरीब गांव का परिवार शहर की लड़की से शादी करता है और फिर भी संतुष्ट नहीं होता, यहां तक कि बहुत नखरे दिखाता है। आप सोचते हैं कि आपका परिवार सबसे बेहतर है और यह बात आपको बहुत परेशान करती है। लिन मान को टोंग याओ से नफरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे लिन फेगियन और सी शियाहुई जैसे लोग नापसंद थे। वे कुछ भी नहीं है, फिर भी खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, अपने परिवार को श्रेष्ठ मानते हैं, घर में लगातार झगड़े करते रहते हैं और अपनी जड़ों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा घृणित थे। लिन मान ने इस माँ बेटी की जोड़ी को कभी भी उच्च सम्मान की नज़र से नहीं देखा था।
राहगीरों की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं, जिससे सी शियाओहुई को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे नंगा कर दिया गया हो और अपमानित किया गया हो। लिन मान, ज्यादा आगे मत बढ़ो। हद से ज्यादा हो गया। लिन मान ने अपनी भौहें उठाई, उसकी आवाज तेज हो गई। क्या तुम कह रहे हो कि ये सच नहीं है? देखो, तुम दोनों को देहाती लोग शहर वालों की नकल करने की कोशिश करते हो और मुर्गे की तरह मोर बनकर घूमते हो। जब भी मैं तुम दोनों के साथ बाहर जाती हूँ मुझे शर्म आती है। बस करो। लिन फेगियन का सब्र टूट गया और उसने खुद को थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं मरने लायक हूँ। मुझे कर्ज मांगने नहीं आना चाहिए था। मेरे बुरे बर्ताव ने ही मेरे बेटों को नुकसान पहुंचाया है। मैं मरने लायक हूँ, मैं उनकी माँ बनने के लायक नहीं हूँ। सी श्याओहुई ने झट से उसे पकड़ लिया और बोली, माँ तुम क्या कर रही हो? ये नाटक अपने बच्चों के लिए बचा कर रखो। मेरे सामने खुद को थप्पड़ मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लिन मान ने ताना मारा। माँ, चलो चलते हैं। सी श्याओहुई ने लिन मैन पर तीखी नजर डाली, फिर लिन फेगियन की मदद करते हुए वे चले गए। अब जब उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसका बड़ा भाई उनकी परवाह नहीं करता था, तो वह और उसकी माँ एक दूसरे पर ही निर्भर रह सकती थी। अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता तो वह कैसे जीवित रहती? घर लौटते समय लिन फेगियन पूरे रास्ते रोती रही और किराए के अपार्टमेंट में पहुंचने पर भी वह रो रही थी। दुर्भाग्यवश उनकी मुलाकात मकान मालिक से हो गई। बहुत मिन्नतें करने के बाद वे किसी तरह 2 दिन का और समय पाने में कामयाब हो गईं। मकान मालिक को जाते हुए देखकर सी श्याओहुई लगभग रोने लगी और बोली, माँ अब हम क्या करेंगे? 2 दिन में हम सड़कों पर सो रहे होंगे। शायद हमें तुम्हारे छोटे भाई को फोन करना चाहिए। लिन फेगियन ने बड़ी मुश्किल से सुझाव दिया। उसके पास सचमुच कोई और विकल्प नहीं बचा था।